जय माता दी दोस्तों। बूढ़े पिता का बेटे को करारा जवाब। गांव में हंसता खेलता परिवार, दो भाई और एक बहन का। सब मिलजुल कर खाना खा रहे हैं। आंगन में माँ चूल्हे में कोयले की अंगीठी में रोटियां सेक रही थी। बाहर आंगन में ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। ऐसे में दोनों भाई, छोटी बहन और पिता चूल्हे के पास ही खाना खाने बैठ गए और हंसी मजाक करते हुए खाना खा रहे थे। तभी बड़ा बेटा सुलभ बोला, बस माँ, अब पेट भर गया और रोटी मत बनाओ। तभी माँ बोली, अरे जवान शरीर है, खाना नहीं खाएगा तो काम कैसे करेगा। अब तुम दोनों भाई शहर जा रहे हो तो अपना ख्याल तुम्हें खुद ही रखना पड़ेगा। वहाँ मैं तो आऊँगी नहीं तुम दोनों का ख्याल रखने। मेरे बच्चों, तुम चिंता मत करो, हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं माँ। इतना कहते हुए सुलभ उठकर हाथ धोने लगा और उसके पीछे पीछे छोटा भाई अमित कमरे में जाकर शहर जाने की तैयारी करने लगे। 2 दिनों के बाद दोनों भाई गांव से दूर शहर चले गए नौकरी करने। उनका गांव में अपना पुश्तैनी मकान था। इसमें उनके माता पिता और बहन रह गए थे। पिता चंद्रभूषण जी खेती बाड़ी का काम करते थे और अपने घर का गुजारा करते। सुलभ बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसकी चालाकी के आगे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी पानी भरते थे। छोटा भाई अमित भी ग्रेजुएशन पास करके उसके साथ ही शहर चला आया। हालांकि अमित को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसके पिता की स्थिति ऐसी ना थी कि उसे और आगे पढ़ाए। सुलभ ने कुछ महीनों तक ठेकेदारों के साथ घर बनाने जैसे कंस्ट्रक्शन का काम किया। धीरे धीरे वह इस काम की बारीकियों को सीख गया और फिर उसने एक दिन ठेकेदारी का लाइसेंस बनवा लिया और देखते ही देखते हुए अव्वल दर्जे का ठेकेदार बन बैठा। सुलभ को कंस्ट्रक्शन विभाग में बड़े बड़े ठेके मिलने लगे और उसकी पहुंच शहर के बड़े बड़े लोगों तक हो गई। उधर अमित भी कहाँ कम था, पढ़ाई में तो शुरू से ही होशियार था। शहर आकर उसने ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू किया और धीरे धीरे उसे ऐसी सफलता मिलने लगी कि उसने अपना एक इंस्टीट्यूट खोल लिया जिसमें वह अच्छा कमाने लगा था। अब दोनों बेटे गांव में अपने माँ बाप के पास भी थोड़ा बहुत रुपया पैसा भेज दिया करते थे। अपने दोनों बेटों को अपने पैरों पर खड़ा देख उनके पिता चंद्रभूषण जी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, क्योंकि इतनी जल्दी सफलता मिलना हर किसी को नसीब नहीं होती। पूरे गांव में उनकी चर्चा होती कि सफलता तो चंद्रभूषण जी के बच्चों को मिली है। सफलता को देखते हुए चंद्रभूषण जी के बड़े बेटे सुलभ के लिए रिश्ते आने लगे और अब उन्हें भी लगा कि बेटा भी शायद शादी लायक हो गया है और अपने पैरों पर भी खड़ा हो गया है। अब सही समय है उसकी शादी के लिए। एक जगह बात बन गई। लड़की बहुत ही संस्कारी थी और चंद्रभूषण जी और उनकी पत्नी को भी पसंद थी। जन्म कुंडली मिलाई गई तो पंडित जी बोले, सारे गुण मिल रहे हैं जजमान, अब तो चटमंगनी पट ब्याह कर दीजिए। फिर चंद्रभूषण जी ने सोचा, एक बार बेटे से भी पूछ लिया जाए, उसको तो लड़की पसंद है ना। तो वह बड़े उत्साह से अपने बेटे सुलभ को फ़ोन करते हैं। लेकिन छोटे से गांव में रहने वाला सुलभ तो शहर आकर इतनी जल्दी तरक्की कर गया कि उसकी हवा भी बदलने लगी। सुलभ तो शहर में जाकर शहर के रंग में रंग गया, बस गया था। गांव के रिश्तेदारी तो उसे अपने स्तर से उसे छोटी लगने लगी थी और अपने यार दोस्तों में तो उसने अपने आप को पैदाइशी अमीर बताया हुआ था। जैसे ही उसके पिता ने फ़ोन पर उसके रिश्ते की बात बताई तो सुलभ बौखला उठा। पिताजी, मुझे बिना बताए आपने मेरे लिए रिश्ता कैसे ढूंढ लिया? मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि मैं गांव की लड़की से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ऐसा कहकर सुलभ ने फ़ोन पटक दिया। बेटे द्वारा कही गई बातों पर चंद्रभूषण जी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि उनका बेटा इतना बदल कैसे गया। यह बातें सुनते ही उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया। परिवार में किसी की समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर सुलभ की बुद्धि इतनी भ्रष्ट कैसे हो गई। क्या उसे अपने माँ बाप की इज्जत की कोई परवाह नहीं है? जैसे तैसे 2-3 दिन बीते, लेकिन माँ बाप के दिल को चैन नहीं था। आखिरकार माँ का मन नहीं माना। उसने राजन के पिता से कहा, अजी एक बात कहूँ, आप एक बार सुलभ को मनाने के लिए उसके पास शहर क्यों नहीं जाते? तभी चंद्रभूषण जी बोले, सुलभ की माँ
सोच तो मैं भी यही रहा था, लेकिन क्या करूं, खेती बाड़ी का काम भी पड़ा है। अजी, आप यहाँ की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। आप तो बस शहर जाने की तैयारी करो। मेरी मानो तो आप कल सुबह की गाड़ी से ही शहर के लिए निकल जाओ। फिर चंद्रभूषण जी बोले, तुम नहीं मानोगी। ठीक है, कल रविवार है, बच्चों की काम की छुट्टी भी होगी, तो कल मैं बच्चों से मिलने के लिए चला जाता हूँ। सुबह सुबह उठकर ही चंद्रभूषण जी ने स्नान किया और सुबह की बस से सुलभ और अमित से मिलने शहर चले गए। उधर सुलभ ने अपने यार दोस्तों को बताया था कि वह तो बड़े धनवान परिवार से है और उनके घर में बहुत से नौकर चाकर काम करते हैं। अपने छोटे भाई अमित को भी उसने यही समझाया था कि कोई पूछे तो ऐसा ही सब कुछ बताया करो। लेकिन सुलभ नहीं जानता था कि जब इंसान की पोल खुलती है तो लोगों का विश्वास उठने में जरा भी देर नहीं लगती। सुलभ ने जो पता बताया हुआ था उसी पते पर पूछते पूछते चंद्रभूषण जी उसके दफ्तर पहुंच गए। बाहर बैठे गार्ड से जब चंद्रभूषण जी ने पूछा कि क्या सुलभ यहीं काम करता है, तो गार्ड ने पूछा, आप कौन हैं और साहब को कैसे जानते हैं? तो चंद्रभूषण जी बोले, मैं उसका पिता हूँ, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो उनकी बात सुनकर गार्ड ने उन्हें गौर से देखा, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह मालिक के पिता हैं। और फिर बोला, साहब कहीं बाहर मीटिंग में गए हैं, मैं अभी उन्हें फ़ोन पर आपके आने की बात बता देता हूँ। फिर चंद्रभूषण जी ने उनसे पूछा कि अमित तो होगा घर, उसे बुला दो। तो उनकी बात सुनकर गार्ड बोला, अरे बाबूजी, यह उनका घर नहीं है, दफ्तर है। मालिक तो अपने छोटे भाई के साथ पीछे की बिल्डिंग में रहते हैं। चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। ऐसा कहते हुए गार्ड ने चंद्रभूषण जी के हाथ से उनका बैग लिया और उनके साथ बिल्डिंग की ओर चल पड़े। थोड़ी देर में वह दोनों उनके फ्लैट के बाहर पहुंच गए। गार्ड ने घंटी बजाई तो अमित निकलकर आया। अचानक अपने पिता को दरवाजे पर देखकर वह बहुत खुश हो गया। उसने पिता के पैर छुए और गार्ड को बैग लेकर अंदर चलने को कहा। फ्लैट के अंदर पहुंचते ही चंद्रभूषण जी की आंखें चौंधिया सी गई, क्योंकि इतना आलीशान घर उन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखा था। अमित ने पिताजी को बिठाकर चाय पानी दिया और उनसे आने का कारण पूछा, तो चंद्रभूषण जी ने उसे सारी बात बताई। लेकिन अमित अपने बड़े भाई के मामले में कुछ नहीं कर सकता था। फिर बोला, पिताजी आप अभी आराम करो। चंद्रभूषण जी बोले, आज तो रविवार है, आज भी उसकी छुट्टी नहीं होती क्या? मुझे लगा आज तो छुट्टी होगी, तो आराम से बैठकर बात करेंगे। तभी अमित कहता है, पिताजी भैया की कोई छुट्टी नहीं होती, वह तो रोज ही काम करते हैं। अच्छा यह सब छोड़ो, पिताजी आप आराम करो, जब भैया आएंगे तब मिल लेना। चंद्रभूषण जी कहते हैं, ठीक है बेटा। फिर वह घर की हर एक चीज़ को बड़े गौर से देखने लगे और फिर अलग अलग चीज़ों को उठाकर पूछते कि यह तो बड़ा महंगा होगा ना। बेटा हंसते हुए कहने लगा, पिताजी कुछ खास महंगा नहीं है। रात के 7 बज चुके थे। चंद्रभूषण जी ने अमित से पूछा कि सुलभ अभी तक आया क्यों नहीं? तो अमित ने बताया कि अर्जेंट काम होता है, इसलिए अक्सर देरी से आते हैं। ऐसा कहते हुए वह रात के भोजन की तैयारी में लग गया। तो फिर चंद्रभूषण जी ने अपने बैग से माँ के हाथ के बने पकवान आकाश को दिए और कहा कि तेरी माँ ने यह देसी घी के लड्डू बनाकर दिए थे, तुम दोनों को बहुत पसंद है ना? तो अमित बड़े अटपटे ढंग से थैला पकड़ते हुए कहने लगा, क्या पिताजी खामखा गांव से इतना बोझ उठाकर लेकर आए हो? अब हम लोग यह चीज़ नहीं खाते। अमित की बात सुनकर पिता का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे बेटों का गांव से नाता बिल्कुल ही टूट गया हो। बेटा मैंने तो मना किया था, लेकिन तुम्हारी माँ है ना, अपने बच्चों की उसे बड़ी चिंता रहती है कि शहर में उन्हें यह चीज़ कहाँ मिलती होगी, इसलिए ले आया। इतना कहकर चंद्रभूषण जी कपड़े बदलने चले गए और बनियान और धोती पहनकर अपनी बिल्डिंग के पार्क में टहलने लगे। जब अमित ने अपने पिता को इस हालत में देखा तो वह तुरंत दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा, पिताजी आपने यह क्या कपड़े पहने हुए हैं? यह शहर है, आपका गांव नहीं। आप सब अभी के अभी अंदर चलिए, अगर किसी ने देख लिया
तो क्या कहेगा कि न जाने कौन से गंवार और देहाती को फ्लैट में ठहराया हुआ है। अमित की बात सुनकर चंद्रभूषण जी को गुस्सा आ गया और वह बोले, तो क्या हुआ बेटा, अगर कोई गंवार या देहाती कह देगा तो इससे मेरी शान तो नहीं घटेगी। हम लोगों ने तो जीवन भर मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है और आज तुम 2 पैसे क्या कमाने लगे, आज अपनी शान की इतनी परवाह हो गई। यह कहकर चंद्रभूषण जी कमरे में आ गए। कमरे में पहुंचते ही अमित ने उनके बैग में से उनका कुर्ता पजामा निकाल कर दिया और बोला, पिताजी आप तो ऐसे ही नाराज हो रहे हैं, आप यह कपड़े पहनो और आराम से घूमो, तब तक थोड़ी देर में भैया भी आ जाएंगे। यदि भैया ने आपको ऐसे देख लिया होता तो आपके साथ आज मेरी भी खैर नहीं थी। अच्छा तो अब तू मुझे मेरे ही बेटे का डर दिखाएगा। देख बेटा, मैं तुम्हारी तरह पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा बाप हूँ और इस रोक टोक को मैं आज भी सहन नहीं करूँगा। यह बात सुनकर अमित को अपनी बातों पर शर्म आने लगी और बोला, गलती हो गई पिताजी, चलो छोड़ो ना इन बातों को, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाता हूँ। चंद्रभूषण जी हाथ मुंह धोकर बाथरूम से बाहर आए तो पूछने लगे, बेटा इस घर में मंदिर कहाँ पर है, मुझे संध्या पूजन करना है। तो अमित बोला, पिताजी वह सामने वाला पर्दा हटाइए। जैसे ही चंद्रभूषण जी ने पर्दे को हटाया तो बिल्डिंग के दूसरी तरफ एक विशाल माता रानी का मंदिर नजर आ रहा था। तो चंद्रभूषण जी ने पूछा, बेटा क्या तुम घर में पूजा पाठ भी नहीं करते? नहीं पिताजी, यहीं से हाथ छोड़ देते हैं, इतना तो समय भी नहीं मिलता। फिर चंद्रभूषण जी ने कहा, बचपन से तुम्हें हमने यही सिखाया था कि सुबह नहा धोकर सबसे पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए, लेकिन शहर में आकर तुम्हारी बुद्धि तो एकदम भ्रष्ट हो गई है। उसी समय आकाश ने फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो फ्रिज में दूर से ही चंद्रभूषण जी को अंडे रखे नजर आए। इस समय उनके मुख से निकला, हे भगवान, मेरा तो धर्म ही भ्रष्ट हो गया, अब तुम लोग अंडे भी खाते हो, मैं तो इस घर में भोजन का एक निवाला भी नहीं खाऊंगा। यह बात सुनते ही अमित परेशान हो गया। उसने फटाफट से अंडे उठाकर बाहर फेंक दिए, फिर अच्छी तरह से हाथ मुंह धोकर आ गया। बोला, पिताजी मैंने सब फेंक दिया है, अब तो खाना खाएंगे ना? तभी चंद्रभूषण जी बोले, तुम लोग शहर में आकर अपनी मर्यादा ही भूल गए हो। अपने धर्म के संस्कारों में रहना एक अच्छे इंसान की पहचान है। और रात के 10 बज चुके थे, लेकिन सुलभ अभी तक घर नहीं पहुंचा था। जब चंद्रभूषण जी ने उसके बारे में पूछा तो अमित ने बताया कि भैया तो कभी कभी रात के 3 बजे तक भी घर पहुंचते हैं और ज़्यादा देर हो जाए तो ऑफिस में ही रुक जाते हैं। फिर चंद्रभूषण जी ने कहा, क्या वह दारू भी पीता है? इस बात पर अमित की नज़र नीचे झुक गई और फिर बात पलटते हुए बोला, आप खाना खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा, टेबल पर लगाऊं या ज़मीन पर खाएंगे? तभी चंद्रभूषण जी ने जवाब दिया, बेटा मैंने सोचा था कि बहुत दिनों बाद बेटों से मुलाकात हो रही है तो एक साथ बैठकर भोजन करेंगे, लेकिन तेरे भाई को तो अपने पिता से मिलने की फुर्सत भी नहीं है। मेरे लिए तो ज़मीन पर ही चटाई बिछा दे, मैं यहीं बैठकर खाना खा लूँगा। अमित ने तुरंत वहाँ चटाई बिछाकर अपने पिताजी के लिए गरम गरम भोजन परोस दिया। फिर चंद्रभूषण जी बोले, बेटा खाना तो तूने बहुत अच्छा बनाया है, चलो इतना तो तूने सीख लिया। तभी अमित बोला, पिताजी खाने लायक तो बना ही लेता हूँ। फिर चंद्रभूषण जी ने कहा, आकाश बेटा मेरी सुलभ से बात तो करवाना। अपने बड़े भाई से बात करवाने के लिए अमित ने फ़ोन लगाया तो जैसे ही चंद्रभूषण जी ने फ़ोन पर उससे बात करनी चाही तो उसने फ़ोन काट दिया। फिर चंद्रभूषण जी बोले, ठीक है बेटा, आज तक सुना ही था कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, आज देख भी लिया। उन लोगों ने रात के 12 बजे तक सुलभ का इंतज़ार किया। फिर अचानक चंद्रभूषण जी खड़े हुए और अपने छोटे बेटे अमित से बोले, बेटा ऐसा भी क्या काम है तेरे बड़े भाई को जो आधे घंटे के लिए भी अपने बाप से मिलने नहीं आ सकता? तो मुझे उसके पास ले चल। ऐसा कहते हुए चंद्रभूषण जी अपनी धोती पहनने लगे और बोले, वह बड़ा आदमी हो गया है तो मैं ही उस लाड साहब से मिल आता हूँ। जब इतनी दूर आ गया हूँ तो थोड़ी सी दूर और सही,
अमित को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सोचने लगा कि इस समय भैया होश में तो होंगे नहीं, मुझे तो भला बुरा बोलेंगे ही। अगर पिताजी ने उन्हें इस हालत में देखा तो अनर्थ ही हो जाएगा। ऐसे में उसके सामने एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति बन गई। आखिरकार मैं अपने पिता के साथ अपने भाई के दफ्तर पहुंच गया। दफ्तर के बाहर पहुंचते ही उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप भैया से कुछ मत कहना, नहीं तो आज बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। वैसे तो शराबी लोगों के मुंह लगना भी आपकी शान के खिलाफ है। अब आपकी इज्जत आपके हाथ में है। लेकिन चंद्रभूषण जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अमित उनसे यह सब बातें क्यों बोल रहा है। क्या मैं नादान हूँ या फिर कोई बाहर का व्यक्ति हूँ? ऐसा सोचते हुए जैसे ही चंद्रभूषण जी ने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से सुलभ दरवाज़ा खोला और अपने पिता चंद्रभूषण जी को देखते ही गुस्से से चिल्लाया, कौन है आप? इस समय मेरे दफ्तर के बाहर क्या कर रहे हैं? तभी अमित बोला, भैया आप क्या कह रहे हैं? पिताजी गांव से आपको मिलने आए हुए हैं। पिताजी? अरे किसके पिताजी? यह है हमारे पिताजी, तो गांव के सबसे रईस व्यक्ति हैं। यह गंवार मेरे पिता नहीं है। मुझे तो लगता है शराब मैंने पी है और नशा तुझे हो गया है। सुलभ को ऐसी स्थिति में देखकर चंद्रभूषण जी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उन्हें कड़कड़ाती आवाज़ में बोला, अरे बेशरम, शर्म का नशा इतना हो गया कि अपने बाप को भी नहीं पहचानता। उनकी जोरदार आवाज़ सुनकर अंदर से दो और नौजवान भी बाहर दरवाजे पर पहुंच गए और सुलभ से पूछने लगे, कौन है ये बूढ़ा गंवार? रात में ठेकेदार साहब को क्यों परेशान कर रहा है? उनकी यह बात सुनकर चंद्रभूषण जी को और गुस्सा आ गया। वह बोले, क्या तुम्हारे माँ बाप ने अपनों से बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई? अपने पिता समान इंसान से ऐसी अपराध भाषा में बात करते हो, पर तुमसे क्या शिकायत? जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या कहना? दरअसल सुलभ के यार दोस्तों को तो यही मालूम था कि उसके घर वाले बहुत रईस हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि यह शायद सुलभ के नीचे काम करने वाला कोई मजदूर होगा। उन्होंने सुलभ से कहा, सर इस मजदूर का जो भी हिसाब किताब है कर दो और इसे चलता करो, हमारा मजाक किरकिरा हो रहा है। फिर सुलभ ने कहा, अरे तुम्हें तो पता है इन लोगों का काम धंधा तो कुछ करते नहीं हैं और पैसे मांगने आ जाते हैं, निकल जाओ यहाँ से। यह सुनकर चंद्रभूषण जी गुस्से से आग बबूला हो गए और बोले, नालायक, बेशर्मी की भी हद होती है। 4 पैसे क्या आ गए तेरे पास? अपनी औकात ही भूल गया। इतना सुनने की देर थी। सुलभ गुस्से से तिलमिला उठा। वह अंदर गया और 100 रुपये की 2 गड्डियाँ लेकर अमित के हाथ में थमाते हुए कहा, यह लो और दफ़ा कर दो इन्हें मेरे सामने से। ऐसा कहकर वह जैसे ही दरवाज़ा बंद करने लगा तो चंद्रभूषण जी ने उसका गिरेबान पकड़ लिया और बोले, लालत है तेरे ऐसे नोटों पर, तू बड़ा आदमी तो बन गया, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, आज से ना मैं तेरा पिता ना तू मेरा बेटा। ऐसा कहते हुए उन्होंने अमित के हाथ से नोटों की गड्डियाँ छीनी और सुलभ के चेहरे पर दे मारी और सीधा फ्लैट की ओर निकल गए। अमित भी पीछे पीछे चल दिया। घर जाते ही अपना सामान पैक करते हुए बोले, बस अमित बेटा, अब मैं इस नरक में एक पल के लिए भी नहीं रहूँगा। फिर अमित बोला, पिताजी, इसलिए मैंने आपको वहाँ जाने के लिए मना किया था। उनकी ऊंची समिति के लोगों में उठना बैठना है और पैसे अच्छे अच्छों को बदल कर रख देता है। लेकिन पिताजी, आप इस समय घर लौटकर मत जाइए, सुबह होते ही मैं आपको बस में बैठा दूंगा। चंद्रभूषण जी को खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर मैं यहाँ आया ही क्यों और अब जाकर अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा। यह सोचकर चंद्रभूषण जी फूट फूट कर रोने लगे। फिर अपने पिता को सहारा देते हुए अमित ने कहा, पिताजी, शराब पीकर आदमी विवेक खो देता है, देखना भैया को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। फिर चंद्रभूषण जी बोले, आज से मेरा और उसका नाता खत्म हो गया है। तेरे कहने पर मैं रात में यहाँ रुक गया हूँ, लेकिन सुबह होते ही मुझे 5 बजे की बस में बिठा देना। अमित ने सोचा, चलो पिताजी अभी तो मान गए, सुबह क्या पता उनका गुस्सा कुछ कम हो जाए। इसके थोड़ी देर बाद में दोनों सो गए। रात भर चंद्रभूषण जी करवटें ही बदलते रहे।
सुबह 4 बजे बेल बजी तो अमित की नींद खुली। उसने गेट खोला तो सुलभ दरवाजे पर खड़ा था। फिर सुलभ अंदर आया। चंद्रभूषण जी की नींद तो पहले से ही खुली हुई थी। वह नहा धोकर अपने गांव जाने की तैयारी कर रहे थे। भाई पिताजी कहाँ हैं? राजन ने आकाश से पूछा तो उसने कहा, भैया आपने जैसा रूप कल उन्हें दिखाया है, आपको क्या लगता है अब वह यहाँ रुकने वाले हैं? वह गांव जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तब सुलभ ने कहा, अमित कल शराब के नशे में मैंने पिताजी को ना जाने क्या क्या कह दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं पिताजी को से किस मुंह से बात करूं। फिर अमित ने कहा, जब आपको मालूम पड़ गया था कि पिताजी आए हैं तो कल इतनी शराब पीने की क्या ज़रूरत थी? पिताजी पहली बार यहाँ आए थे और आपने उन्हें इतना अपमानित कर दिया। फिर सुलभ बोला, मुझे पूरी तरह से याद भी नहीं है कि मैंने क्या है, क्योंकि मुझे तो होश ही नहीं था। तो अमित बोला, भैया आपके साथ साथ आपके साथियों ने भी पिताजी से बहुत बुरा सलूक किया। मुझे तो आपकी आदतों का पता है, लेकिन पिताजी को यह सब मालूम नहीं था। तभी चंद्रभूषण जी नहा धोकर अपनी पूजा पाठ करके बाहर निकल ही थे कि सुलभ उनके सामने पहुंचकर पिताजी के पैर छूकर जैसे ही प्रणाम करने लगा तो चंद्रभूषण जी ने उसे बोलते हुए कहा, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। यह सुनकर सुलभ का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और बोला, पिताजी कल मुझसे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई। मैंने नशे में ना जाने आपको कितना भला बुरा कह दिया। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। चंद्रभूषण जी बोले, ठेकेदार सुलभ जी, बहुत घमंड है ना तुझे अपने पैसों का। बस इतना समझ ले कि कल रात को तेरा बाप चंद्रभूषण सदा के लिए मर गया। अब तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन तुझ जैसे शराबी से कहीं ज़्यादा इज्जत है मेरी। दूर हो जा मेरी नज़रों से नालायक। अब मेरा केवल एक ही बेटा है। ऐसे नालायक बेटे का होना ना होना एक समान है। चंद्रभूषण जी की बातें कठोर जरूर थी, लेकिन उनमें भी सुलभ को अपनापन दिख रहा था। वह पिताजी के पैरों में गिरते हुए बोला, पिताजी आपने इस नालायक बेटे को सुधरने का केवल एक आखिरी मौका दे दीजिए। अगर दोबारा मुझसे ऐसी गलती हुई तो आपका जूता और मेरा सर होगा। आकाश इस बात का गवाह है। आज सुलभ अपने पिता के सामने सर झुकाकर ऐसे खड़ा था कि जैसे उसके जैसा आज्ञाकारी पुत्र आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ था। चंद्रभूषण जी ने चाय पी और फिर अमित से पूछा, सच बताना अमित, यह कमरा किसका है? तो अमित ने कहा, यह कमरा मैंने किराए पर लिया है। भैया तो अक्सर अपने काम से बाहर रहते हैं। फिर चंद्रभूषण जी ने कहा, फिर ठीक है, मैं आज घर वापस नहीं जाऊंगा। इस बेशरम को तो घर की इज्जत का ख्याल नहीं है, लेकिन मैं आज ही घर लौट गया तो आस पड़ोस में क्या जवाब दूंगा। अमित अपने पिता की यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे मालूम था जैसे जैसे समय बीतेगा पिता की नाराज़गी दूर होती जाएगी। सुलभ चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। उधर अमित ने नहाने के बाद सबके लिए नाश्ता बनाया, लेकिन सुलभ की पिताजी के सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अमित ने जानबूझकर सुलभ को आवाज़ लगाते हुए कहा, भैया नाश्ता तैयार है, पिताजी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सुलभ चुपचाप से सर झुकाया उनके सामने आकर बैठ गया और नाश्ता करने लगा। आज तीनों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। अमित ने आज छुट्टी कर ली थी और सुलभ के ऑफिस जाने के बाद पिताजी को बाहर घुमाने ले गया। अपनी माँ और छोटी बहन के लिए कुछ खरीदारी करी। इसके बाद वे दोनों वापस घर पहुँच गए। लेकिन जैसे ही वह घर पहुँचे, चंद्रभूषण जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि आज सुलभ ने रात के भोजन की व्यवस्था की थी। वह ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। चंद्रभूषण जी हैरान थे कि एक शराबी में इतनी जल्दी बदलाव कैसे आ गया। जैसे ही वह बैठक की ओर गए, उन्होंने देखा कि दो व्यक्ति बैठे हुए थे। वह वही व्यक्ति थे जिन्होंने पिछली रात उनकी तौहीन की थी। उन दोनों ने चंद्रभूषण जी के पैर छुए तो चंद्रभूषण जी ने कहा, जी मैंने आपको पहचाना नहीं।
तो उन दोनों ने सर झुकाकर एक स्वर में कहा, अंकल जी, हम सुलभ के दोस्त हैं। कल रात को हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसके लिए हम क्षमा मांगने आए हैं। आप हमारे पिता समान ही हैं, कृपया हमें माफ़ कर दीजिए। तो चंद्रभूषण जी ने कड़क स्वर में कहा, यह तो तुम्हें कल सोचना चाहिए था। अगर मैं तुम्हारे दोस्त का पिता नहीं भी होता तो किसी भी बड़े बुजुर्ग का ऐसे ही अपमान करते हैं। यही शिक्षा और संस्कार मिले हैं तुम लोगों को। दोनों युवकों को यह बात सुनकर अपने पढ़े लिखे होने पर भी लालच महसूस हुई। वह बोले, अंकल जी, हम जानते हैं कि दोष हमारा है। दरअसल कल हमारे दोस्त सुलभ को पूरे 50 लाख का ठेका मिला था, तो इसलिए सोचा कि जश्न मना लें और उस नशे में हमसे जो भी भूल हुई उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए। हम भविष्य में कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो चंद्रभूषण जी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, लेकिन आइंदा ऐसा ना हो। अपने से बड़ों की कद्र करोगे तो 50 लाख ही क्या, 1 करोड़ के भी ठेके मिलेंगे। लेकिन अगर पैसे के घमंड में बड़ों का अपमान करोगे तो हमने बड़े बड़ों को भीख मांगते भी देखा है। जैसे ही वह दोनों जाने लगे तो चंद्रभूषण जी बोले, मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम दोनों अच्छे घर के लगते हो। यह नशे की लत छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा। ठीक है अंकल जी, कहकर उन दोनों ने चंद्रभूषण जी को प्रणाम किया और चले गए। उसके बाद सुलभ ने खाना परोस दिया। वह जितना अपने पिताजी के नज़दीक आ रहा था, पिता के दिल में उसके प्रति क्रोध कम होता जा रहा था। जैसे ही उनके पिता खाना खाने बैठे तो चंद्रभूषण जी ने पूछा, यह खाना किसने तैयार किया है? तो अमित बोला, क्यों पिताजी, अच्छा नहीं बना क्या? लेकिन चंद्रभूषण जी समझदार थे, उन्हें मालूम पड़ गया था। वह बोले, भोजन बहुत अच्छा बना है, लेकिन ऐसा भोजन तुम तो नहीं बना सकते। यह किसी संस्कारी महिला के हाथ से बना हुआ भोजन लगता है। सुनकर सुलभ हैरान रह गया कि यह बात पिताजी को कैसे मालूम पड़ गई। तभी अमित ने पूछा, पिताजी, क्या रात को भोजन अच्छा नहीं बना था? अच्छा बना था, लेकिन इतना अच्छा नहीं। जब सब लोगों ने भोजन कर लिया तो सुलभ ने हिम्मत करते हुए अब तक का सबसे बड़ा राज अपने पिता के आगे खोल दिया और कहा, पिताजी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। यह भोजन हमने नहीं बनाया है, आपकी होने वाली बहू ने बनाया है। यह बात चंद्रभूषण जी को मजाक प्रतीत हुई। फिर बोले, हाँ, आजकल चल भी कुछ ऐसा ही रहा है। बच्चे चुपचाप शादी कर लेते हैं। माँ बाप को तब पता चलता है जब नाती पोते हो जाते हैं। अब सुलभ का डर थोड़ा कम हुआ। फिर बोला, नहीं पिताजी, अभी बात इतनी आगे तो नहीं बढ़ी है, लेकिन इतना अवश्य है कि मैंने आपके लिए बहू ढूंढ ली है। आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको उससे मिलवा दूँ। पड़ोस में ही उसके मामा का घर है। कुछ महीने से वह यहीं रहती है। वैसे तो गांव की रहने वाली है। उसके भाइयों से आप आज ही मिल चुके हैं। फिर चंद्रभूषण जी अपनी नाराज़गी जताते हुए बोले, जो अपनी मर्जी का मालिक है, जिसके लिए माँ बाप का होना ना होना बराबर ही है, उसने रिश्ता भी ऐसे ही लोगों के घर में किया होगा। फिर अमित बोला, पर पिताजी, आप भी तो भैया के लिए रिश्ता ढूंढने की बात कर रहे थे, तो एक बार देख ही लीजिए, क्या पता आपको पसंद आ जाए। चंद्रभूषण जी को यह बात ठीक लगी और मन ही मन सोचा कि आजकल के बच्चों का कुछ भरोसा भी तो नहीं है। अगर मैं ना भी कह देता हूँ और उन्होंने फिर भी शादी कर ली तो बेइज्जती तो हमारी है। चंद्रभूषण जी ने कहा, पहले इससे कहो कि जन्म कुंडली मिलाई जाएगी, फिर बात आगे बढ़ेगी। लेकिन मुझे हैरानी है कि उसके भाई शराबी के साथ अपनी बहन की शादी करवाना चाहते हैं। खैर, उनकी मर्जी। इतना सुनकर सुलभ की सांस, जो अब तक अटकी हुई थी, दिल तक पहुंच गई। फिर सुलभ ने अपने पिता को लड़की की फ़ोटो दिखाई तो चंद्रभूषण जी को लड़की की फ़ोटो कुछ जानी पहचानी सी लगी। जब उन्होंने लड़की के बारे में सारी जानकारी पूछी तो चंद्रभूषण जी की खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि संयोग से इसी लड़की के रिश्ते की बात तो वह सुलभ के लिए कर रहे थे। चंद्रभूषण जी 1 हफ्ते से इसी रिश्ते को लेकर परेशान थे। घर का तनावपूर्ण माहौल अचानक से हंसी खुशी के माहौल में परिवर्तित हो गया। आगे की बात अब मैं खुद ही संभाल लूँगा, ऐसा कहते हुए चंद्रभूषण जी दिल में ढेर सारी खुशियाँ लिए गांव के लिए निकल गए।
दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी। धन्यवाद। मिलते हैं नई कहानी के साथ।